हेलो। यह वीडियो ओशियन की जो करंट्स हैं, ओशियनिक करंट्स हैं, उनका क्या प्रभाव होता है उस पर है। इससे पहले हमने जो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियंस की करंट्स को डिस्कस किया है और इस वीडियो में ओशियनिक करंट्स का क्या प्रभाव होता है उस पर है ये वीडियो। इफेक्ट्स ओशियनिक करंट, मॉडिफिकेशन इन द कोस्टल क्लाइमेट, जो तटीय क्षेत्र की जो जलवायु है उसको परिवर्तित करती है, उसमें मॉडिफिकेशन, रूपांतरण कर देती है। मॉडिफाई वेदर कंडीशन, जो है मौसम संबंधी दशाओं को परिवर्तित करना, रूपांतरित करना, उसमें परिवर्तन लाना ओशियन करंट्स का काम होता है, ये करती हैं। इफेक्ट होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जैसे हम जानते हैं जब अटलांटिक की जो ओशियन करंट्स पड़ी थी, हमने इसको डिस्कस किया था विद मैप, और ये वार्म करंट है। इसकी ओरिजिन, इसके कारण आइडियल एंड फेवरेबल यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के जो पश्चिमी तट पर यूरोप तुल्य जो जलवायु है, एक आदर्श और अनुकूल, उसमें उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो है प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो गर्म धारा है, उसमें उस टाइप की, उस प्रकार की, यानी कि यूरोपीय तुल्य जलवायु के उत्पत्ति में इस करंट का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसको थोड़ा मैप से देख लेते हैं। देखिए, गल्फ स्ट्रीम है जी, इसका मतलब गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन में बहती है और मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये जिसका हमने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का जिक्र किया है। ये वार्म है ये, और ये वेस्टर्न यूरोप है वेस्टर्न, ये ब्रिटेन वगैरह है, इधर नीदरलैंड है, और इधर नॉर्थ यूरोप समझ लीजिए, नॉर्वे है, स्वीडन है। तो यहाँ की क्लाइमेट को जब ये अपना वार्म वाटर लेके जाएगी तो निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो वहाँ की जलवायु को ये जो है, और ये क्वेश्चन कई बार आया कि इसकी वजह से क्या है कि जाड़े में ये क्योंकि गर्म होती है, जाड़े में यहाँ के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, हार्बर हैं, वो आइस फ्री रहते हैं, और जो है क्योंकि तापमान अधिक होने से बर्फ पिघल जाती है, और नेविगेशन, शिप नेविगेशन में जो है एक प्रकार से आराम होता है, इसमें सुगम हो जाता है। अच्छा, तो ये इसमें क्लाइमेट में इसको हमने कहा कि वेस्टर्न यूरोप की जो कोस्टल एरिया की जो क्लाइमेट है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल कंट्रीज ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड आर हायर ड्यूरिंग विंटर। विंटर में देखिए, इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तारित रूप है। नॉर्वे, स्वीडन और इधर फिनलैंड है, और ये ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, ये यहाँ पे नीदरलैंड है। अगर आप यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का नक्शा देखें तो यहाँ नीदरलैंड है। तो यहाँ की जो है जलवायु को, यहाँ के मौसम को जाड़े में गर्म रखती है। तो ये ओशियनिक करंट्स का प्रभाव है, क्योंकि ये जो है गर्म है, तो इसलिए जो है टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो जाड़े में जो है सर्दी को कम करती है, ये मतलब है इसका। ड्यूरिंग विंटर गल्फ स्ट्रीम रेजेज द टेम्परेचर ऑफ अटलांटिक एंड गल्फ कोस्टल प्लेन्स ऑफ यूएस ड्यूरिंग समर सीजन। देखिए, गल्फ स्ट्रीम ये है आपके, देखिए गल्फ स्ट्रीम ये अमेरिका है, अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है, और यहाँ अटलांटिक है, ये यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, और इससे क्या है, यहाँ हीट वेव्स पैदा हो जाती है समर में, क्योंकि गर्म है और गर्मी पैदा हो जाएगी। तो बेसिकली गल्फ स्ट्रीम से जो कि वार्म स्ट्रीम है अटलांटिक में और अमेरिका के तटीय क्षेत्र में बहती है, ये अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट, और ये अमेरिका है। ऊपर कनाडा, अमेरिका, नीचे अगर आप यूरोप तो नॉर्थ अमेरिका का मैप देखें तो नीचे मैक्सिको है। तो अमेरिका के तटीय क्षेत्र से बहते हुए, तो उसका कोई फ़ायदा अमेरिका को, कोस्टल एरिया को नहीं लगता है, क्योंकि गर्म समर में ये और जो है टेम्परेचर बढ़ा जाती है, और इससे हीट वेव्स पैदा होती है कोस्टल एरिया में। दूसरी ओर यहाँ का जो जाड़े में ये जो है, यहाँ की जो गर्मी है, क्योंकि यूरोप को फ़ायदा पहुँचाती है, और अमेरिका को, कहने का मतलब गल्फ स्ट्रीम का ना तो विंटर में ना समर सीजन में कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र करके नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की तरफ ले जाती है। तो ये ऑफशोर विंड है, से यानी कि तट से दूर की तरफ रहेगी। अगर ये ऑन शोर होती, यानी कि तट की तरफ होती,
तो अमेरिका को फ़ायदा होता है जाड़े में, लेकिन ये ऑनशोर है और जो है सॉरी ऑफशोर है, तट से दूर जा रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आप समझा जाए। अच्छा आगे देखते हैं। ओशियन करंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर बैलेंस ऑफ ओशियन वाटर। अगर आप किसी भी ओशियन को देख लें, अटलांटिक देखें, पैसिफिक देख लें या इंडियन ओशियन देख लें, तो बेसिकली क्या है, ये ओशियन करंट्स हैं। देखिए ये वार्म करंट है नीचे की, जिसको हमने एक प्रकार से एरो से डिस्कस किया है। जो रेड एरो है वो वार्म है, इसको देखिए, और जो ग्रीन एरो है वो कोल्ड है। तो वार्म का मतलब ये है कि वो जो वार्म है वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और जो कोल्ड करंट्स हैं ये ग्रीन है तो नीचे की तरफ आती है। तो कहीं ना कहीं ओशियन का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करती हैं ये। जो एक्सेस हीट है, जो एक्सेस जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है, हीट है, उसको ये करंट्स जो हैं ऊपर तक लेके जा ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो है ऊपर की जो कोल्ड करंट है वो नीचे आती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सर्कुलेशन से टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। Temperature balance of ocean water. Cold currents lower down the temperature considerably of the affected area and thus cause snowfall. Cold current है, अगर जैसे ये ग्रीन वाली जितने भी कोल्ड करंट है, आप इसमें पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं। ये ग्रीन जो कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, पेरू की कोल्ड करंट है, और उधर ओहाशियो कोल्ड करंट है। तो ये सब कोल्ड करंट है। तो ये जहाँ भी तट क्षेत्र में चलेगी वहाँ के, क्योंकि कोल्ड करंट है तो कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी, काफ़ी कम कर देगी, और वहाँ पर बर्फ होता है, बर्फबारी होती है, जिसका इसका परिणाम क्या होता है, बर्फबारी। स्नोफॉल का मतलब बर्फबारी। कोल्ड करंट्स लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ कंसिडरेबल ऑफ द अफेक्टेड एरिया। प्रभावित क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे पर्याप्त रूप से तापमान को लोअर डाउन कर देंगी, कम कर देंगी, एंड दस कॉज स्नोफॉल, और इस प्रकार से बर्फबारी का कारण बनेगी। लेब्राडोर, क्यूराइल और फॉकलैंड। लेब्राडोर और फॉकलैंड अटलांटिक ओशियन की है, नॉर्थ अटलांटिक की है, ये फॉकलैंड साउथ अटलांटिक की है, क्यूराइल नॉर्थ पैसिफिक की जो कोल्ड करंट है। अभी इनको देखें तो इनकी वजह से कोल्ड करंट है ये, और हैवी रेनफॉल है। देख लेते हैं पहले लेब्राडोर देख लेते हैं। लेब्राडोर इधर ऊपर से आ रही है कनाडा साइड से नीचे की तरफ, और गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ये कनाडा में न्यू फाउंडलैंड है। अगर आप मैप देखें तो कहने का मतलब है कि ये तटीय क्षेत्र में जो है इसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि कोल्ड है, ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगी। अच्छा, इसी तरह से फॉकलैंड आइलैंड है, ये अर्जेंटीना है, और यहाँ पर आप देखें फॉकलैंड आइलैंड है। अगर आप मैप देखें ये साउथ अमेरिका है, और जैसे हमने कई बार जिक्र किया फॉकलैंड आइलैंड बेसिकली ज्योग्राफिकली नियर टू अर्जेंटीना, बट इट्स ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है ये, या ध्यान रखना, ये ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ एक फॉकलैंड आइलैंड है, उस पर कब्जा किसका है, ग्रेट ब्रिटेन का। खैर ये तो एक नई चीज़ है। यहाँ पर हम यह फॉकलैंड करंट की वजह से क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और स्नोफॉल का कारण बनता है। अच्छा, ये हमने लेब्राडोर और फॉकलैंड आइलैंड डिस्कस की है, अटलांटिक की। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूराइल, जिसको ओहाशियो भी कहते हैं। देखिए ये ओहाशियो करंट है, ये हमने ओहाशियो करंट और इसको हमने क्यूराइल करंट भी कहा है, और ओकोस्टक भी है, तो दोनों मिल जाती हैं। तो ये ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि ये कोल्ड करंट है। तो ये अफेक्टेड एरिया में जहाँ भी फ्लो करेंगे कोस्टल एरिया में स्नोफॉल का कारण बनेंगी ये। अच्छा, ये कह रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। सॉरी, अब देखते हैं वार्म करंट क्या है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज। जब किसी तटीय क्षेत्र में के तटीय क्षेत्र से वार्म करंट गुजरती है तो वहाँ पर वर्षण बढ़ जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण की मात्रा बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाएगा उसका। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप के तटीय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को हम पहले भी डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा भी डिस्कस कर लें। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ये जो वेस्टर्न यूरोप का तटीय क्षेत्र है उससे वर्षण प्रेसिपिटेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, ये मतलब है। अच्छा, क्यूरोसियो, ये नॉर्थ अटलांटिक तो अटलांटिक की है, नॉर्थ अटलांटिक की है। क्यूरोसियो पैसिफिक की है, नॉर्थ पैसिफिक कहा जाए तो और ज़्यादा बेटर है। देखिए ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत ये इक्वेटर के नॉर्थ है, ये साउथ में ही है। तो नॉर्थ क्यूरोसियो करंट है तो नॉर्थ पैसिफिक की है। तो जिस एरिया में चली जाएगी वहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण की मात्रा को बढ़ा देंगी, यानी कि वार्म कट, क्योंकि इवेपोरेशन को ये क्या कहते हैं बढ़ा देती हैं, वाष्पन की दर को बढ़ा देती हैं, तो जिससे बाद में जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वर्षा का कारण बनता है, तो प्रेसिपिटेशन के अमाउंट को बढ़ाती हैं।
ये जापान है, तो जापान के तटीय क्षेत्रों में इस साइड में क्या कहते हैं काफ़ी वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन। क्यूरोसियो जो है जापान के तट से बहती है, जापान के होकाइडो होन्शु वगैरह हैं ये आइलैंड के, तो क्यूरोसियो यहीं से बहती है। केसी का मतलब क्यूरोसियो करंट, इधर मैंने पूरा लिख गया, ये क्यूरोसियो करंट है। और क्यूरोसियो की एक ब्रांच जो है सुशीमा करंट है, इधर जापान साइड में चली गई, उसी एक पार्ट है उसी का। तो क्यूरोसियो से ईस्टर्न जापान, जो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ जापान है, उसको काफ़ी प्रेसिपिटेशन मिलता है। कोल्ड करंट जस्ट अपोजिट है। देखिए, इससे वार्म करंट से प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण बढ़ता है, लेकिन जो कोल्ड करंट से डिक्रीज होता है, यानी कि जहाँ भी कोल्ड करंट होगी वहाँ पे क्योंकि वाष्पन नहीं हो पाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो इससे जो है वहाँ पे जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फाइनली प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप लोग, जैसे कालाहारी डेजर्ट है, तो कालाहारी डेजर्ट है, जैसे कोल्ड करंट्स जो है प्रेसिपिटेशन को डिक्रीज करती हैं, कालाहारी डेजर्ट। और बेंगुला कोल्ड करंट है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, इसका SAO का मतलब साउथ अटलांटिक ओशन, और SPO का साउथ पैसिफिक ओशन। देखिए, हमने ये चीज़ कहा कि जहाँ वार्म करंट बहती हैं वहाँ पर तो जो है ये प्रेसिपिटेशन को बढ़ा देंगी, लेकिन दूसरी ओर जहाँ ये कोल्ड करंट बहती हैं वहाँ पे ये रिड्यूस कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी। तो एक फैक्टर माना जाता है, कारक माना जाता है कि जहाँ जिस तटीय क्षेत्र से कोल्ड करंट बहती है वहाँ पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं। आपको कालाहारी डेजर्ट, बेंगुला कोल्ड करंट है कहाँ, साउथ पैसिफिक ओशन की। देखिए, बेंगुला BC में बेंगुला करंट है, और इधर आपके नामीब जो है नामीब डेजर्ट है, और इधर बोत्सवाना वगैरह में नामीबिया में भी है, और साउथ अफ्रीका में भी कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है। तो ये बेंगुला की कोल्ड करंट क्योंकि जो है इवेपोरेशन को प्रोसेस को नहीं होने देती, तो इसलिए डेजर्ट का एक कारण बनती है, यानी कि ठंडी धाराओं जहाँ जिस तटीय क्षेत्रों में नज़दीक होके बहती हैं वहाँ डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये आपके क्या कहते हैं, ये आपके चिली है, चिली अटाकामा है, तो जो है अटाकामा जो है, और ये पेरू की जो कोल्ड करंट है इस साइड में देखना पड़ेगा, पैसिफिक ओशन आ जाएगा क्योंकि अटलांटिक इस साइड में पैसिफिक है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये पेरू की कोल्ड करंट जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, और ये चिली है, और चिली के में ही अटाकामा डेजर्ट है जो पेरू की कोल्ड करंट यानी कि जिसको हम्बोल्ट भी कहते हैं एक वजह है। यानी कि कोल्ड करंट जो है डेजर्ट्स का प्रोसेस को बढ़ाती है, डेजर्टिफिकेशन को जो है इंक्रीज कर देती है, उसको इन्हांस करती है, बढ़ाती है, ये कह रहे हैं हम जो है। और थोड़ा सा अगर इधर देखेंगे तो ये हालांकि इधर देखें ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है, और इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अगर हम इंडियन ओशन के देखें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है पश्चिमी ये जो है कोल्ड करंट होती है, और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में इस क्षेत्र में डेजर्ट्स हैं काफ़ी। तो कहने का मतलब है कि कोल्ड करंट से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, और डेजर्ट्स पाए जाते हैं उस तटीय क्षेत्र में जहाँ से वो फ्लो करती है जिस एरिया से, ये मतलब है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट कन्वर्जेंस अभिसरण, एक दूसरे की ओर आना। जब गर्म और ठंडी समुद्र धाराएं एक दूसरे की ओर आते हैं, जैसे ऊपर से ठंडी आ रही है, नीचे से गर्म जा रही है, तो उनके अभिसरण से मिलने से फोग कोहरे का निर्माण होता है, और जिससे समुद्र में काफ़ी कोहरा हो जाता है, और नेविगेशन, शिप नेविगेशन में, जहाज़ के नौ परिवहन में, नौ गमन में जो है दिक्कत आती है, बाधा होती है। इसको थोड़ा सा मैप से भी देख लेते हैं। ये देखिए जो है LC का मतलब लैब्राडोर करंट है, कोल्ड करंट है, और GS का मतलब है गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जा रही है, और ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है। तो इस एरिया में काफ़ी फोग फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से शिप नेविगेशन में, समुद्र में जो जहाज चलते हैं उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये है नहीं कि वार्म कोल्ड करंट से फोग फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन होता है, बेसिकली टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। हमने एक बार पहले एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी। अच्छा, वार्म एग्जाम्पल, वार्म
गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लैब्राडोर न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा का है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वार्म क्यूरोसिव करंट है, कोल्ड क्यूराइल करंट जिसको ओहासियो करंट थे, ईस्ट जापान साइड में जो है, ये पैसिफिक में है, ये जो है अटलांटिक में हम देख चुके हैं। चलो इसको पैसिफिक में देख लेते हैं। तो ये ओहासियो करंट है, ये ओकास्टिक सब मिल जाती हैं, ओहासियो की ठंडी तरंग और नीचे क्यूरोसियो की वार्म है। तो ये जापान के तटीय क्षेत्र में इस प्रकार से काफ़ी, क्योंकि कोल्ड और वार्म के कन्वर्जेंस से फॉग फॉर्मेशन होता है, कोहरे का निर्माण होता है, जिससे सिर्फ नेविगेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल हमने प्रशांत महासागर से भी देख लिया है। अच्छा, आगे देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फिशिंग पर क्या इफेक्ट होता है करंट्स का। हमने करंट्स के इफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। देखिए, ओशन करंट से है न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को और ओशियन में जो अदर एलिमेंट्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक स्थान से दूसरी ओर लेके जाती हैं, ये करंट्स भाग हैं। और ये फिशेज के लिए, मछलियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ट्रांसपोर्ट प्लैंकटन, ये प्लैंकटन मतलब होता है, प्लैंकटन दो भागों में बांट सकते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। प्लैंकटन में पल्वक कहते हैं हिंदी में। बेसिकली ये फूड होता है, भोजन होता है फिशेज वगैरह का। तो इसको दो भागों में जैसे कहा, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जो है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं जो है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, प्लैंकटन को एक से दूसरी तरफ लेके जाती है, जिससे मछलियों को जो आसानी से फूड मिलता है। गल्फ स्ट्रीम में प्लैंकटन फ्रॉम मैक्सिको की गल्फ, ये देख लेते हैं, कोस्ट ऑफ न्यू एंड न्यू। देखिए गल्फ स्ट्रीम का है, गल्फ स्ट्रीम देखिए यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है और गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम इधर लेके चली गई, प्लैंकटन ऊपर से भी आ रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि मछलियों को भोजन मिलेगा तो मछलियाँ, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये प्लैंकटन जो है, जीएस का मतलब गल्फ स्ट्रीम आगे भी लेके जा रही है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बेसिकली गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है। और वेस्टर्न यूरोप में भी, इस साइड में भी जो है वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है अटलांटिक के। इसमें जो है इस कहीं ना कहीं इनकी भूमिका गल्फ स्ट्रीम की है और लैब्राडोर की है, प्लैंकटन को ले जाने की। तो कहने का मतलब है करंट जो है फिशिंग के लिए जो है फूड जो है अवेलेबल करवाती है और प्लैंकटन को एक एरिया से दूसरी ओर भाग के ले जा ट्रांसपोर्ट करती है। ये देख लिए, मैनी सिग्निफिकेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द हैव डेवलप्ड इन दिस एरिया। जैसे हमने कहा कि नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में जो है ये जो बेस्ट फिशिंग, वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये कह सकते हैं इस एरिया में। अच्छा, आगे देखते हैं। समटाइम्स ए फ्यू ओशन करंट्स डिस्ट्रॉय प्लैंकटन्स ऑफ द पेरिवियन कोस्ट एंड कॉजेज सेवरल डिजीजेज रिजल्टिंग टू मास डेथ्स ऑफ फिशेज। ऐसा नहीं है, करंट्स का जो है कुछ फ़ायदा ही होता है, नुकसान भी होता है। जैसे हमने एल नीनो की एक फिनोमिना पढ़ा था, एक परिघटना, एक फिनोमिनन परिघटना पढ़ी थी, जो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेरू की कोल्ड करंट है, जिसको हम बोल्ट भी करंट कहते हैं। बेसिकली यहाँ क्या है, एल नीनो की सिचुएशन आ जाती है कई साल के बाद, 4-5 साल के बाद एक फिनोमिना डेवलप होता है, जब यहाँ कोल्ड करंट की जगह यहाँ का वाटर जो है क्या कहते हैं वार्म होने लगता है और यहाँ पर जो है एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल होता है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या है कि अपवेलिंग, नीचे से ठंडा पानी आना बंद हो जाता है, और जब नीचे से ठंडा पानी अपवेलिंग नहीं हो रही तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आएंगे, नीचे से जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, प्लैंकटन्स नहीं आएंगे, तो वो जो है फिश जो है उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो वो फोर्स जो है, जब एल नीनो की सिचुएशन हो जाएगी तो कहने का मतलब है तब यहाँ पर फिश स्टारवेशन, फिश को भोजन नहीं मिलेगा और वो भूख से मरने लगेंगी। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लैंकटन जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी वजह से, जैसे एल नीनो की आने से। इफेक्ट्स ऑन ट्रेड एंड नेविगेशन, द ऑकरेंस ऑफ फोक्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स पोज सीरियस थ्रेट टू नेविगेशन। जैसे हमने कहा कि अभी हमने कई एग्जाम्पल लिए थे, क्यूरोसियो और ओहासियो का कन्वर्जेंस हो रहा है, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का आपस की एक दूसरे की तरफ आ रही है, कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे की तरफ आना। तो वहाँ पे फोक फॉर्मेशन होता है, जिससे सिर्फ नेविगेशन में होता है, व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। लार्जर आइसबर्ग ब्रॉड बाई जो है कोल्ड करंट्स, लैब्राडोर एंड फॉकलैंड करंट्स डैमेज शिप,
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेब्राडोर और फॉकलैंड करंट, इनके द्वारा देखिए ये हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांशों से आ रही हैं, फॉकलैंड भी नीचे से इधर उच्च अक्षांशों से लो लैटिट्यूड्स की तरफ आ रही हैं, और लेब्राडोर भी है, तो ये कोल्ड एरिया से आ रही है। तो कोल्ड एरिया में वहाँ पे आइसबर्ग्स हैं, तो इससे शिप नेविगेशन को काफ़ी नुकसान होता है और शिपों को डैमेज भी होता है। और जो टाइटैनिक डिजास्टर थी वो लेब्राडोर के द्वारा लाया गया जो आइसबर्ग था उसी की वजह से होती है। तो आइसबर्ग बेसिकली ये कोल्ड एरिया से आ रही है, तो वहाँ जो है बर्फ़ जो है जमा हुआ है, तो आइसबर्ग जो है की वजह से जो है, जो कि ये ओशन करंट्स के द्वारा लाई जाती हैं, शिप नेविगेशन में जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं, बाधाएं होती हैं और शिप डैमेज भी हो जाते हैं। ओके।